ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बर्नौली थ्योरम देखा था, फिर कोहेसिव फोर्स, अधेसिव फोर्स, कैपिलरी एक्शन एंड मेनिस्कस के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि किस तरीके से जो दिया होता है, दिए के बत्ती से यानी जो उसके अंदर कपड़ा रहता है उससे तेल ऊपर चढ़ने लगता है। इसके पीछे क्या साइंस है, उसको हम लोग कैपिलरी एक्शन कहते हैं। किसी भी पतले पाइप से पानी या लिक्विड का ऊपर चढ़ना कैपिलरी एक्शन कहलाता है। इसका फॉर्मूला हमने देखा था, H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन RdG, जहाँ पर cos थीटा एंगल होता है, मेनिस्कस वाला कंसेप्ट, और R रेडियस होता है, D डेंसिटी होती है लिक्विड की, और G ग्रेविटी होती है। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी देखा था कि भाई जो मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी और ग्लास के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, और शुद्ध जल यानी प्योर वाटर का ग्लास के साथ कितने डिग्री का एंगल बनता है, और नॉर्मल वाटर का ग्लास के साथ कितने डिग्री का एंगल बनता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की। अब चलते हैं, समझते हैं कि जिस तरीके से हमने ये बात समझी थी कि भाई सरफेस टेंशन की वजह से छोटे मोटे जो जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो आसानी से लिक्विड के ऊपर फ्लोट कर पाते हैं। मैंने क्या कहा था कि सरफेस टेंशन की वजह से जो स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं वो फ्लोट कर पाते हैं। ठीक है, फ्लोट कर पाते हैं। तो अगर बड़े ऑब्जेक्ट जैसे इंसान, हाथी, घोड़ा, बैल, जहाज, बोट, ये सारी चीजों को अगर हमें लिक्विड पर फ्लोट कराना होगा तो क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसको पढ़ेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पानी में उतारते हैं या उसे डुबोते हैं तो वो अपने वजन के बराबर ही पानी को डिस्प्लेस करता है। मैंने क्या कहा, समझ में आया क्या? नहीं समझ, इसको नॉर्मली समझते हैं। एक डायग्राम दीजिए, जैसे मैं यहाँ पर एक टब बना देता हूँ, टब में मैं एक टोटी बना देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा टब बना दूंगा। आराम से सुनना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक टब में मैं क्या भर दूंगा, पानी भर दूंगा। पानी भर देता हूँ, एकदम लबालब पानी भरा हुआ है टब के अंदर। अब देखो, मैं इस टब में एक वेट वाला, मास वाला कोई ऑब्जेक्ट गिराता हूँ, कि मान लो कि ये मैंने एक ऑब्जेक्ट, एक क्यूब इसमें डाल दिया जिसका वजन है 5 kg, ठीक है। 5 kg क्यूब का वजन वाला क्यूब मैंने पानी में उतार दिया। अब जैसे ही मैं पानी में उसको डालूंगा तो इसका हो सकता है कि कुछ पोर्शन पानी के अंदर चला जाए, है ना, कुछ पोर्शन ये पानी के अंदर इसका चला जाए, और जितना पोर्शन पानी के अंदर जाएगा उतना ही पानी ये टोटी से गिरने लगेगा और इस बकेट में जमा हो जाएगा। मैं ये मान के चलता हूँ, जैसे ही इसको मैंने ढबाक से पानी में डाला और 3 kg पानी को इसने बाहर निकाल दिया, 3 kg पानी को इसने बाहर निकाल दिया। इसको ध्यान में रखना कि इस क्यूब का वजन है 5 kg, लेकिन जैसे ही मैंने इसको पानी में डाला इसने एक्स्ट्रा कितना केजी पानी को बाहर निकाल दिया, 3 kg, और बचा हुआ है 2 kg। तो जब हम पानी में इसके भार को वजन करेंगे ना तो हमें ये महसूस होगा कि ये क्यूब 5 kg का नहीं 2 kg का है, 3 kg का नहीं 2 kg का है, ठीक है, 2 kg का है। क्यों? क्योंकि इसने 3 kg के बराबर पानी को बाहर कर दिया है। यानी इसका देखो, ये अपना इसका कुछ एरिया है इतना, और वही एरिया इसका कुछ पानी को डिस्प्लेस कर दिया है। जैसे मैंने इसको आराम से रखा, अगर मैं इसी को जोर से छपाक सकता तो हो सकता है ये 3 kg की जगह
5 kg पानी को बाहर निकाल देता या 4 kg पानी को बाहर निकाल देता, है ना। यानी ऑब्जेक्ट में जितना अधिक हलचल होगा वो उतने अधिक एरिया से पानी को खाली कर देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, यही चीज आर्किमिडीज ने कहा है। आर्किमिडीज ने कहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फ्लोट कराना है तो ये जरूरी है कि वो अपने वजन से अधिक पानी को अपने आसपास के एरिया से हटा दे। क्या कहा मैंने? अगर किसी चीज को फ्लोट कराना है, ध्यान से समझो, मैं अभी समझा दूंगा। जैसे कि ये मान लो तालाब, ठीक है, तालाब है और यहाँ पर किसी भाई साहब को तैरना है, तैरेंगे ये ऐसे तैरेंगे, ठीक है, तैरेंगे। अब ये तैर तभी पाएंगे कि मान लो इनका वजन जो है, वेट है 60 kg। कितना केजी है? 60 kg। तो जैसे ही ये पहले मान लो ये यहाँ से उड़ी मारेंगे अभी, ठीक है, यहाँ से उड़ी मारेंगे यहाँ नीचे। तो जैसे उड़ी मार के धपाक से स्विमिंग पूल में आएंगे तो उड़ी मार के आते ही ये अपने आसपास के एरिया से कुछ पानी को डिस्प्लेस कर देंगे, हटा देंगे। मान लो कि इनका वजन था 60 kg और ये आए कूदने से 40 kg पानी इन्होंने हटा दिया, 40 kg पानी इन्होंने हटा दिया। अब इस वक्त इनको अपना वेट कितना केजी का महसूस होगा? बचा हुआ 20 kg, है ना। उनको लगेगा कि मेरा वेट जो है 20 kg का है। लेकिन आर्किमिडीज कहता है अगर इन्हें तैरना है तो इन्हें अपने वजन से ज्यादा पानी हटाना पड़ेगा, अपने वजन से ज्यादा पानी हटाना पड़ेगा। अगर ये बंदा कूद करके वैसे ही रह जाता नॉर्मली तो क्या ये तैर पाएगा? क्या ये अपने वजन से ज्यादा पानी हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा, ठीक है, और ना ही तैर पाएगा। तैर नहीं पाएगा क्यों? क्योंकि ये अपने वजन से ज्यादा पानी नहीं हटाया। ये जैसे कूदा इसने सिर्फ 40 kg ही पानी डिस्प्लेस किया है, 40 kg ही। अब अगर इसे तैरना है तो ये चाहे तो अपना शरीर का एरिया फैला ले और हाथ पैर मारने लगे। जब ये हाथ पैर मारता है तो इसका शरीर पहले 40 kg पानी को हटा दिया था, लेकिन हाथ भी मारेगा, पैर भी मारे, दोनों, और पैर भी मारेगा। ये हाथ पैर की वजह से ये 20 kg से अधिक और पानी हटा देगा। मान लो किसने 25 kg पानी हटा दिया, और जैसे ही ये अपने वजन से ज्यादा पानी को डिस्प्लेस करेगा ये क्या करने लगेगा? तैरने लगेगा। समझ में आया? हाँ, अब देखो, इसीलिए हम लोग हाथ पैर मारते हैं ताकि हम अधिक से अधिक पानी को हटा सके। लेकिन लॉ क्या है? वही आर्किमिडीज कहता है तुम्हें अगर तैरना है तो तुम्हारे वजन से अधिक पानी को हटाओ, तभी तुम आराम से ऊपर तैर पाओगे, ठीक है, आराम से ऊपर तैर पाओगे। इतना चीज क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज और होता है कि मान लो किसी को तैरना नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं? तो भैया एक काम करो, इसके शरीर का एरिया बढ़ा दो। शरीर का एरिया कैसे बढ़ाएंगे? मान लो जैसे ये है और ये कूद गया पानी में टपाक से, अब इनको तैरने वैरने नहीं आ रहा है तो एक काम करो, इनको बड़ा सा एक वो पहना दो, टायर, है? जैसे ही टायर पहनाएंगे इनका शरीर पानी, मतलब मान लो 60 kg के थे तो इनका शरीर खुद 40 kg पानी को डिस्प्लेस कर देगा, है ना। और ये जो टायर रहेगा, टायर का एरिया बड़ा है, एरिया बड़ा होने के कारण ये खुद कुछ पानी को डिस्प्लेस कर देगा और ये बिना तैरे हुए भी पानी पर क्या करेंगे? डगम डगम तैरने लगेंगे। समझा? हाँ, तो हम अपने शरीर का एरिया बढ़ा करके भी पानी को डिस्प्लेस कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई डूब रहा है तो उसे डूबने की वजह, मतलब कि अपने शरीर का क्या करना चाहिए? पूरा हाथ पैर एकदम फैला दो। कुछ लोगों को तू देखती होगी कि जो तैरने वाले रहते हैं वो ऐसा लगता है कि कुछ कर भी नहीं रहे हैं और फिर भी डूब नहीं रहे हैं, वो अंदर ही अंदर पैर को चलाते रहते हैं। क्यों पैर मारते रहते हैं? ताकि वो पानी को हटा सके, अपने वजन को घटा सके। क्या सच में हमारा वजन कम हो जाता है? नहीं, वो पानी के डिस्प्लेस होने की वजह से हमें हमारा वजन कम लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसीलिए हम पानी में भारी से भारी चीजों को उठा सकते हैं।
ठीक है, पानी में अगर कोई भैंस भी है तो तू भैंस को पानी में उठा लेगी, लेकिन क्या वही जमीन पर उठा पाएगी? नहीं। क्यों भैंस को उठा लेगी? कि जितना भैंस का वजन होगा वो उतना ही अधिक पानी को हटाएगी और वो उतना ही अधिक हल्का भी लगेगी। समझ आया क्या? अरे भाई अभी तो बताया मैंने। देखो जैसे ये बकेट पानी में मैंने उतारी चीज को, ठीक है, पानी में चीज को उतारी और मैंने कहा कि 5 kg का जो मेरा क्यूब था, जैसे ही मैंने पानी में फेंका इसको तो इसने 3 kg पानी बाहर फेंक दिया। 3 kg पानी बाहर फेंक दिया। तो अब अगर हम देखेंगे ना तो बचा हुआ 2 kg जो है यही इसका वेट महसूस होगा। क्यों? क्योंकि इस बकेट में जो पानी था इसका भी कुछ वजन था। समझ में आ रहा है क्या? बकेट के पानी का भी तो कुछ वजन होगा। और यही पानी अगर अपने जगह से हट के गिर जाए, कहीं और चले जाए, तो ये जो पानी चला जा रहा है वो हमारा जगह ऑक्युपाई कौन कर ले रहा है? हमारा वजन। यानी पानी रिप्लेस हो जा रहा है हमारे वजन से। तो हमारा वजन एक्चुअल में जो था वो न हो करके बचा हुआ जो पानी है, जैसे 3 kg इसने डिस्प्लेस कर दिया तो समझ लो 3 kg हमारा वजन चला गया, ऐसा हमें महसूस होता है। और बचा हुआ हमारा वजन यही हमें लगता है कि अच्छा हाँ अब हम 5 kg के नहीं 2 kg के हैं। समझा? तो डिस्प्लेस हुआ पानी हमारे वजन को एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर देता है, हटा देता है। ठीक है। अच्छा अब देखो आर्किमिडीज 3 चीजें कहता है। क्या 3 चीजें कहता है भाई? समझो उसको कि ऐसी 3 सिचुएशन हो सकती है। पहले बकेट बनाता हूँ, 1 2 3। यहाँ पर मैं पानी भर देता हूँ। कुछ कुछ लोगों को देखा होगा तूने जो तैराक होते हैं वो पानी के अंदर अंदर तैरते हैं, कुछ लोग होते हैं पानी के ऊपर तैरते हैं, है ना, और कुछ लोग होते हैं डूब जाते हैं। तो जो इंसान डूबता है, डूबने वाले इंसान को तभी बचाना चाहिए जब तुम तैरने में बहुत माहिर हो। क्योंकि डूबने वाला इंसान, अभी मैं समझाऊंगा कि इंसान डूबता क्यों है, मेटा सेंटर का क्या यहाँ रोल होता है तैरने के लिए, तो वो क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ समझो तो 3 कंडीशन है, 1 2 3। और यहाँ पर मैं 3 ऑब्जेक्ट, एक ये और एक ये, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट है 5 kg का, ये भी 5 kg का और ये भी 5 kg का। ये अब ध्यान से समझना। यहाँ पे रहेगा ऑब्जेक्ट का वेट और डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट। तो मैं वाटर का वेट लिख दूं, चलेगा? वाटर का वेट। यहाँ पर भी रहेगा ऑब्जेक्ट का वेट, ऑब्जेक्ट का वेट, और यहाँ लिखता हूँ वाटर का वेट। ठीक है, इसको मैं वाटर का वेट लिखता हूँ, वाटर वेट, वाटर वेट। और फिर यहाँ पर लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट वेट और वाटर वेट। ठीक है, वाटर वेट। अब अच्छा ध्यान से सुनना। जैसे कि आर्किमिडीज ने कहा कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपने वजन के से अधिक, अपने वजन से अधिक पानी को डिस्प्लेस कर देगा तो ये आराम से फ्लोट करने लगेगा। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो कम हो गया वाटर के वेट से। अगर जैसे कि ये 5 kg है तो इस ऑब्जेक्ट ने 6 kg पानी को डिस्प्लेस कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये आराम से पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, है ना। अभी अच्छा मैंने अभी यहाँ तक क्या समझाया? यहाँ पे मैंने कहा कि अगर तुमको पानी के ऊपर तैरना है तो तुम्हें अपने वजन से अधिक पानी को हटाना पड़ेगा। यानी अगर तेरा वजन 60 kg है
तो तुझे 70 kg या 62 kg या 65 kg पानी को हटाना पड़ेगा, तभी तू आराम से तैर पाएगी। ठीक है, तो यही चीज मैं यहाँ तो कह रहा हूँ। ये जो मेरा ये क्यूब है 5 kg का, इसका वेट है 5 kg, और जैसे ये पानी में गया इसने 6 kg पानी को हटा दिया, तो पानी का वेट क्यूब के वेट से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसी सिचुएशन में क्यूब डूबेगा या तैरेगा? तैर जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि फ्लोट करेगा। ठीक है, फ्लोट करेगा। लेकिन अगर ये समझो कि जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो वाटर के वेट के बराबर है, यानी जितना इसका ऑब्जेक्ट 5 kg का ये है और इसने 5 kg ही पानी को डिस्प्लेस किया, 5 kg ही पानी को डिस्प्लेस किया, तब क्या होगा ऐसी सिचुएशन में? ये ऊपर नहीं तैरेगा, ये नीचे नीचे तैरेगा और ना ही पूरी तरीके से डूबेगा भी नहीं। इसको हम कहेंगे इनसाइड फ्लोटिंग। होते ना कुछ लोग अंदर ही अंदर तैरते हैं, हाँ, डाइवर्स जो होते हैं, तो इनसाइड फ्लोटिंग ये कब होता है? जब आप अपने वजन के बराबर ही पानी को डिस्प्लेस करते हो। यानी अगर तुम्हारा वजन 60 kg है तो तुम 60 kg ही पानी को डिस्प्लेस करो, तो तुम अंदर ही अंदर क्या करोगे? तैरोगे, ना तो डूबोगे और ना ही ऊपर आओगे, अंदर ही अंदर तैरोगे। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि तुम्हारा वेट ज्यादा हो जाए और पानी का वेट कम हो जाए, यानी अगर तुम्हारा वेट 60 kg है और तुम 40 kg ही पानी को डिस्प्लेस कर पाओ, तब ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा? तुम सिंक कर जाओगे, डूब जाओगे। ठीक है, यानी ये जो क्यूब है, अगर एक क्यूब 5 kg का है और इसने 4 kg ही पानी को डिस्प्लेस किया तो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। समझ में आया? तो ये आर्किमिडीज के 3 सिद्धांत को याद रखना, 3 प्रिंसिपल को याद रखना। पहली चीज कि अगर तुम्हें फ्लोट करना है तो तुम्हें अपने वजन से अधिक पानी को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरी चीज, अगर तुम्हें अंदर अंदर तैरना है तो तुम्हारा जो वजन है उसके बराबर ही तुम पानी को क्या करो? डिस्प्लेस करो, तुम अंदर अंदर तैरोगे। और अगर तुम्हें डूबना है तो तुम्हारे वजन से कम पानी को डिस्प्लेस करो, तुम डूब जाओगे। ठीक है, तो देखो ये है तैर रही है बढ़िया, ये भी तैर रही है, इसमें कौन सा नियम चलेगा? ये अपने वेट के बराबर पानी को हटा रही है या वेट से ज्यादा पानी को हटा रही है? वेट से ज्यादा पानी को हटा रही है। लेकिन ये जो अंदर अंदर तैर रही है ये अपने वेट के बराबर, ठीक है, वेट के बराबर ही पानी को हटा रही है। इतना चीज क्लियर हुआ? अच्छा, बताओ ये जो शिप है, ये पानी पर आसानी से तैर जा रहा है, किस प्रिंसिपल की वजह से? क्या सरफेस टेंशन की वजह से या आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब हम जैसे शिप देखते हैं, शिप हमें भले यहाँ पर इतना ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन जितना ऊपर दिखाई देता है उसका 2-3 गुना वो अंदर नीचे साइड गया रहता है ना? हाँ, तो इसीलिए ये अपने वजन के अधिक पानी को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। और इसकी बनावट भी कुछ ऐसी होती है कि ये अधिक से अधिक पानी को डिस्प्लेस कर सके। उसके बाद ये चलती है तो इसकी पर्टिकुलर एक स्पीड होती है, स्पीड में जब ये चलेगी तो ये और ज्यादा पानी को हटाएगी, है कि नहीं? जिसकी वजह से ये आसानी से पानी पर तैर जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो देखो इसका जो शेप होता है ये जहाजों का, ये कुछ इस तरीके से होता है ना। और ये जो कर्व शेप है, इनका कर्व शेप, ये अधिक से अधिक पानी को हटाने में हेल्प करता है। और ये वाला स्ट्रक्चर पानी को काटने में हेल्प करता है। इधर से ये दिखाई दे रहा है, पानी को काटने में हेल्प करता है। कब? जब ये तेजी से मूव करती रहती है। तो हमको पता है कि जब भी किसी चीज का स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसके आसपास का प्रेशर कम हो जाएगा। तो जब प्रेशर कम हो जाएगा, हमारे ऊपर प्रेशर लगेगा ही नहीं, तो हम क्या डूबेंगे? नहीं डूबेंगे, हम फ्लोट करने लगेंगे। तो यहाँ पर ये भी काम करता है कि भाई प्रेस तेज चलती है तो प्रेशर कम होता है, और एरिया अधिक होने की वजह से ये वजन इसका जितना रहता है अपने वजन से कहीं ज्यादा अधिक पानी को डिस्प्लेस कर देती है। क्लियर है? अगर कोई इंसान अपने वजन से कम पानी को डिस्प्लेस कर रहा है तो क्या करेगा? डूब जाएगा। ठीक है, डूब जाएगा। क्या क्लियर हुआ?
अच्छा चीज समझो, जब हम लोग सरफेस पर यानी धरती पर अभी रोड पर ऐसे आराम से चल लेते हैं, हमने बात करी थी कि अगर जैसे कोई पतला रास्ता है या कोई दीवार है, इस दीवार पर अगर हमें चलना रहेगा तो हमें किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई हमारा जो मेटा सेंटर है, मेटा सेंटर बोल रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, ये बहुत अधिक ऊंचाई पर ना जाए। अगर ये बहुत अधिक ऊंचाई पर चली जाएगा तो हम धड़ाक से गिर जाएंगे, ठीक है, हम धड़ाक से गिर जाएंगे। तो हमें रोड पर चलने के लिए या स्टेबल रहने के लिए सेंटर ऑफ मास की जरूरत होती है, लेकिन पानी में तैरने के लिए हमें मेटा सेंटर की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? मेटा सेंटर। इंसान का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसके नेवल में होता है ना, नाभि के पास, और इसका जो चेस्ट होता है, चेस्ट के पास होता है इसका मेटा सेंटर। यानी एक बात याद रखना, जो मेटा सेंटर होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास के ऊपर होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर होता है। इतना चीज क्लियर हुआ? अच्छा, अगर तुम्हें डूबना नहीं है तो एक चीज हमेशा याद रखना, तुम्हारा मेटा सेंटर हमेशा पानी के ऊपर होना चाहिए। अगर मेटा सेंटर पानी के नीचे गया तुम पक्का डूब जाओगे, तुम पक्का डूब जाओगे। इस चीज को एक्सपेरिमेंटली देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि अगर कोई इंसान डूब रहा होता है ना, तो जब वो कूदता है तो उल्टा हो जाता है, उसका मुंडी नीचे चला जाता है, पैर ऊपर हो जाता है, ऐसे भी बन जाता है। समझ आया क्या? क्यों हो जाता है ये? उसका मेटा सेंटर नीचे साइड आ जाता है, और मेटा सेंटर भारी होता है। हमारा सर क्या है? भारी है। बीच में पेट वेट सब क्या है? खोखला है। इसमें 2-4 किलो खाना चला जाता है, 6 लीटर हवा चली जाती है, ये सब खोखला है तभी तो जाता है इसके अंदर। हाँ, तो मेटा सेंटर भारी होने की वजह से हम अगर इसको संभाल नहीं पाए, ये नीचे हो गया तो हम डूब जाएंगे। और ऊपर रहा, इसलिए जो तैरने वाले रहते हैं वो कभी कभी मुंडी नीचे करके तैरते हैं, फिर मुंडी ऊपर कर लेते हैं, सांस वास ले लेते हैं, मेटा सेंटर को बैलेंस कर लेते हैं और फिर तैरना शुरू कर देते हैं। समझ में आया? अच्छा, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर मैं कहूंगा कि जैसे कोई तालाब है, ठीक है, तालाब, तालाब में मुर्गी अच्छे से तैरेगी या बत्तख? बत्तख। क्यों बत्तख? मेरे को बत्तख नहीं बनाने आता, ठीक है। बत्तख का अगर मैं पैर देखूं तो ऐसे ऐसे एक ही में सब जुड़ा हुआ रहता है ना, ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, चक्कू की तरह रहता है। इससे क्या होता है कि ये अधिक से अधिक पानी को डिस्प्लेस कर पाता है। लेकिन अगर मुर्गी की बात करूंगा तो मुर्गी का पैर ऐसे रहता है ना, और इसमें से अगर हम देखेंगे तो पानी निकल जाएगा, ये जो बीच बीच का एरिया रहता है इसके अंदर से पानी निकल जाएगा, जिसकी वजह से मुर्गी अच्छे से तैर नहीं पाएगी। इसी तरीके से हम इंसानों में भी है, जैसे हम नॉर्मली अगर तैरने की कोशिश करते हैं, ठीक है, नॉर्मली अगर तैरने की कोशिश करते हैं तो हमारी जो उंगलियां होती हैं, उंगलियों में से पानी क्या हो जाता है? निकल जाता है। लेकिन अगर हम इसी पैर में ऐसे चक्कू टाइप कुछ पहन ले और हाथ में भी कुछ पहन ले ऐसे, तो हम आसानी से तैर पाएंगे कि नहीं तैर पाएंगे? तैर पाएंगे। तो जो डाइवर्स होते हैं वो अपने साथ यहाँ वो सिलेंडर बांध लेते हैं और पैर में चप्पू बांध लेते हैं और अंदर तक आराम से जा करके तैरते रहते हैं। ये सब क्यों किया जा रहा है? ताकि वो, देखो ये सिलेंडर लिए हैं, इनका वजन और बढ़ गया अपने वजन से अधिक, है कि नहीं? अब नॉर्मली ये रहते तो अपने हाथ और पैरों के वजह से इस्तेमाल करके पानी को हटा लेते हैं, लेकिन सिलेंडर ले लिया है, 15 किलो 20 किलो का जो भी सिलेंडर रहेगा, इनका वजन बढ़ गया, तो अब इन्हें और अधिक पानी को हटाना है तो कोई बड़ा चीज बांधना पड़ेगा अपने पैर में, जिससे वो अधिक से अधिक पानी को क्या कर सके? डिस्प्लेस कर सके। ठीक है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत समझ में आया? आर्किमिडीज क्या कहता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत के ऊपर बड़ी बड़ी जहाजें आराम से तैर जाती हैं। इसके ऊपर सरफेस टेंशन या आर्किमिडीज सिद्धांत? आर्किमिडीज सिद्धांत। मच्छर, मक्खी, मकड़ोरा ये पानी पर आराम से तैर लेते हैं आर्किमिडीज की सिद्धांत की वजह से। सरफेस टेंशन, ये दोनों चीजें याद रखना।
छोटी से छोटी चीज पानी पर तैरती है सरफेस टेंशन की वजह से, और भारी भरकम चीजें पानी में तैरती है आर्किमिडीज सिद्धांत की वजह से। आर्किमिडीज ने 3 सिचुएशन बताए, बताओ तीनों सिचुएशन क्या क्या हो सकती है। वेट से ज्यादा पानी को हटाएंगे तो तैर लेंगे, बरोबर। वेट के बरोबर ही पानी को हटाएंगे तो अंदर अंदर तैरेंगे, वेट से अगर कम किया तो डूब जाएंगे। अच्छा, अगर मुझे तैरने नहीं आ रहा है तो भी मुझे पानी को हटाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाथ पैर मार सकता हूँ, और मतलब कि हम कह सकते हैं कि अपना एरिया बढ़ा लो। अगर जैसे मैं पानी में डूबा, गिरा, और मैं ऐसे हाथ कर लूंगा, हाथ पैर दोनों सिकोड़ लूंगा, तो डूबूंगा या तैरूंगा? डूब जाऊंगा। और अगर मैं वही पैर ऐसे ऐसे फैला लूं, हाथ भी ऐसे ऐसे फैला लूं, तब बच जाऊंगा, है ना। तो जिसको नहीं तैरने आता तो कम से कम इतना तो कर ही सकता है, लेकिन डूबते टाइम दिमाग काम करता है क्या? अगर कोई डूब रहा है उसको तू बचाने जाएगी तो तेरा जो भी अंग पकड़ाएगा, सर पैर हाथ, वो पहले उसे खींच करके तेरे ऊपर चढ़ जाएगा। इसलिए जो डूबता रहता है लोग उसको बचाने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल करते हैं, या कोई लकड़ी कहते हैं, भाई लकड़ी पकड़ ले, मैं अगर तैर पाऊंगा तभी तो तेरे को बचा पाऊंगा, नहीं तो मैं ही डूब जाऊंगा, मेरे ऊपर टांग वांग पकड़ के खींच लेगी और मैं ही डूब जाऊंगा तो तुझे कैसे बचाऊंगा, है कि नहीं। तो इसलिए अगर कोई डूब रहा हो तो उसे बचाने के लिए ये नहीं कि खुद कूद जाऊं, टीवी में दिखाते हैं खुद कूद के, खुद नहीं, कोई लकड़ी या रस्सी वस्सी लेकर जाओ और दूर से ही उसको फेंको, पकड़ ले, पकड़ ले, पकड़ लेगा तब उसको खींचो, खाली उसका मुंडी ही पकड़कर अगर कोई ऊपर कर दिया ना, उसका मेटा सेंटर अगर ऊपर आ गया तो शांत हो जाएगा, अगर उसका मेटा सेंटर नीचे गया तब वो शांत नहीं होगा, तुम्हें डुबा देगा, समझा। हाँ, तो इतनी चीज ध्यान रखना। इतना क्लियर हुआ? चलो देखो, जैसे हमने यहाँ देखा ये है, ये तैर रही है अंदर अंदर, इनका मेटा सेंटर, सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ पे रहेगा, लेकिन इनका मेटा सेंटर यहाँ पे रहेगा। ये अंदर की साइड आ रही है, क्यों? क्योंकि इनका मेटा सेंटर नीचे की साइड है, किससे? सेंटर ऑफ मास से। तो अगर मेटा सेंटर सेंटर ऑफ मास से नीचे गया तो तुम डूबने की कगार में चले जाओगे, और ये अगर बहुत टाइम तक ऐसे ही जाएंगे तो धीरे 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 सरफेस की तरफ चली जाएगी, ठीक है। इसलिए ये कुछ कुछ टाइम में अपना मुंडू ऊपर कर लेगी, फिर जो कि फिर नीचे जाएगी, फिर मुंडू ऊपर कर लेगी, क्यों? सेंटर ऑफ मास से मेटा सेंटर ऊपर की साइड कर लेगी, ठीक है। अब चलते हैं, समझते हैं हम लोग डेंसिटी के बारे में, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी का नाम सुना है? ध्यान से समझो, डेंसिटी, डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं घनत्व। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो, पहले टर्मिनोलॉजी को समझो, मास के बारे में हमने अच्छा खासा पढ़ लिया है, क्या मास के बारे में बताने की जरूरत है? वॉल्यूम के बारे में अगर हम समझे तो किसी भी चीज का वॉल्यूम हिंदी में कहते हैं आयतन, आयतन। कोई भी चीज कितना अधिक जगह लेगा वो उसकी वॉल्यूम बताता है, ठीक है। कोई भी चीज कितना अधिक जगह ले रहा है वो उसका वॉल्यूम बताता है। जैसे मैं अगर एक पेपर रख दूं, यहाँ पर एक पेपर है और मैं यहाँ पर बॉल रख दूं, तो बताओ इस पेपर और बॉल में अधिक वॉल्यूम किसका है? इसका। अरे भाई, बॉल इतना ही जगह ले रहा है, पेपर इतना जगह ले रहा है, तो वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा? पेपर का ज्यादा होगा ना। हाँ, ठीक है। वॉल्यूम क्या बताता है? जगह ऑक्यूपेंसी को बताता है कि तुम कितना जगह ले रहे हो। अगर कोई महिला है, ठीक है, मान लो ये महिला है, इसका वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, या ये महिला है इसका वॉल्यूम ज्यादा रहेगा? बताओ, 1 नंबर का वॉल्यूम ज्यादा या 2 नंबर का वॉल्यूम ज्यादा? 1 नंबर का वॉल्यूम ज्यादा है। कैसे पता चला इसका वॉल्यूम ज्यादा है? ये जगह ज्यादा लेगा, अगर एक वाले को चीरेंगे तो ऐसे ऐसे 3 2 वाले निकलेंगे, है ना। हाँ, तो कोई भी चीज कितना अधिक जगह ले रही है वो उसके वॉल्यूम को बताती है।
और अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये जो डेंसिटी है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई होप कि अब तक में इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, तो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, यानी हम कह सकते हैं कि जो चीज अधिक जगह लेगी उसकी डेंसिटी कम होगी, है ना, डेंसिटी कम होगी। अच्छा, यहाँ डेंसिटी का क्या मतलब है? तो डेंसिटी का मतलब होता है कि कितने पास पास हैं उसके मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कितने पास पास हैं उसके मॉलिक्यूल। जैसे मैं यहाँ 3-4 स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। मैं एक ये स्ट्रक्चर बनाया हूँ, एक ये स्ट्रक्चर बनाया हूँ, एक ये स्ट्रक्चर बनाया हूँ। इन तीनों स्ट्रक्चर में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, सबसे ज्यादा डेंस कौन है? 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर। और सबसे कम डेंस 3 नंबर, है ना, 3 नंबर। इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखें तो जब कभी भी ठंडी का माहौल आता है और मान लो कि एक कमरा है, कमरे में 4 लोग सोए हुए हैं, ठीक है, 4 लोग, तो ठंडी के टाइम पीरियड में ये चारों लोग ऐसे सो जाएंगे कि जितने में 2 लोग ही सो पाते होंगे। गर्मी में अगर 2 लोग जितने जगह में सोते होंगे उतने ही जगह में 4 लोग सो जाएंगे ठंडी के टाइम पीरियड में। तो क्या हो जाएगा, तो पास पास आ जाएंगे, यानी इनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। और जब डेंसिटी बढ़ती है तो लोग जगह कम ऑक्युपाई करते हैं, है ना, कम जगह लेते हैं। वही चीज तो कह रहा है कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वॉल्यूम कम लेगा, और डेंसिटी कम है तो वॉल्यूम ज्यादा लेगा, यानी डेंसिटी ज्यादा जगह कम लेगा, और डेंसिटी कम तो जगह ज्यादा लेगा। समझ में आया? डेंसिटी और वॉल्यूम में कोई दिक्कत कहीं? अब ये समझते हैं कि हम डेंसिटी निकालते कैसे हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें डेंसिटी निकालनी रहेगी, जैसे अर्थ के धरती पर जो मिट्टी है, मिट्टी की डेंसिटी कितनी है, बालू है, बालू की डेंसिटी कितनी है, पानी है, पानी का डेंसिटी कितना है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, 1 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा, ऊंचा एक ढक्कन ले लेना है। क्या ले लेना है? ढक्कन। ढक्कन समझ में आता है ना? हाँ, मतलब कि अगर क्यूब में कह दूं, ऐसा क्यूब लो जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, चौड़ाई डेप्थ 1 सेंटीमीटर हो, और हाइट 1 सेंटीमीटर हो। यानी अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं तो L गुणते M गुणते L गुणते D गुणते H हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर। अब ऐसा ही एक क्यूब लो और उसमें आराम से धरती की मिट्टी भर दो। धरती की मिट्टी अगर भर दोगे और उसको ले जाकर के वजन कर लो, तो वजन करने पर जितना वजन तुम्हें दिखाई दे, समझ लेना वही क्या है, धरती के मिट्टी की डेंसिटी है। और जब जब इसे वजन किया जाता है तो ये कहेगा कि अर्थ की डेंसिटी, इसकी अर्थ अर्थ की डेंसिटी कितनी है, तो वजन करने पर ही आता है 5.5 ग्राम पर cm क्यूब। वजन तो ग्राम में ही आएगा। ग्राम क्यों? क्योंकि हमने जो लेंथ लिया है ये सब सेंटीमीटर में है। अगर मैं इसको मीटर में ले लूंगा तो ये केजी में आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ना? तो बताओ, अर्थ की जो डेंसिटी 5.5, ठीक है। तो बताओ, अगर कोई पूछेगा कि अर्थ की डेंसिटी कितनी है तो क्या बोलोगी? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और कहेगा कि अच्छा मुझे बालू की डेंसिटी निकालनी है, तो कैसे निकालूंगी? तब हाँ, यानी
1 सेंटीमीटर क्यूब का कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, उसमें बालू को भरो और उसका वजन निकाल लो, जितना वजन आएगा वही बालू की डेंसिटी बता देगा, है ना, बालू की डेंसिटी बता देगा। इतना क्लियर है क्या? ओके। अच्छा देखो, दुनिया में अगर बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर मैं कहूंगा कि आयरन और कॉटन में ज्यादा डेंस कौन है, लोहा या कपास? आयरन की डेंसिटी अधिक है, कॉटन की कम है। इसलिए अगर हम 1 किलो अगर लोहा रखेंगे, 1 किलो लोहा, तो वो इतने जगह में समेट जाएगा, लेकिन वही 1 किलो अगर कॉटन रखेंगे तो इतना जगह ले लेगा, है कि नहीं, है ना? हाँ। तो हमने देखा है भाई, डेंसिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि आयरन और Hg मर्क्यूरी में ज्यादा डेंस कौन है, आयरन या मर्क्यूरी? नहीं, मर्क्यूरी ज्यादा डेंस है। मर्क्यूरी यानी पारा, पारा का डेंसिटी डेंसिटी आयरन से ज्यादा होता है। इसलिए अगर कहीं पर पारा, 1 बाल्टी पारा भरा हुआ है, ठीक है, मान लो 1 बाल्टी पारा है, और इसमें ना तुम कील डाल दो, कील, तो कील इस पारे पर तैरने लगेगा। समझ में आ रहा है? कील क्या होगा, इस पारे पर तैरने लगेगा। क्यों? क्योंकि कील बना है आयरन का, और आयरन की डेंसिटी पारे से कम है, तो जो ज्यादा डेंस होता है वो नीचे होता है। यानी कि अगर हम देखेंगे भाई, पानी है मान लो, पानी में अगर मैं 1 रुपए का सिक्का डालूंगा, ठीक है, और एक पेपर डालूंगा, तो बताओ कौन डूबेगा, पेपर या सिक्का? सिक्का डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि सिक्का ज्यादा डेंस है। तो जो चीजें ज्यादा डेंस होती हैं वो क्या होती है, डूब जाती हैं, यानी नीचे की साइड जाकर के बैठ जाती हैं, और जो चीजें कम डेंस होती हैं वो ऊपर रह जाती हैं। अब इसको और अच्छे से अगर समझना रहेगा, तो मैं अगर एक कोई ग्लास ले लूंगा, और उस ग्लास में मैं कहूँ कि पानी भर दो, पानी भरने के बाद इसमें कहूंगा कि मैं मिट्टी के कुछ टुकड़े डाल दो, मतलब बालू वगैरह डाल दो, तो बताओ पानी ऊपर रहेगा या बालू ऊपर रहेगा? पानी ऊपर रहेगा, बालू नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बालू का जो डेंसिटी है वो पानी से कहीं ज्यादा है, और बालू नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर की साइड रहेगा। लेकिन मैं कहूंगा इसी पानी में अब ऑयल डाल दो, ऑयल, तो बताओ ऑयल ऊपर रहेगा या पानी ऊपर रहेगा? ऑयल। हमने देखा भी है कि अगर पानी में ऑयल डाल देते हैं तो ऑयल क्या होता है, वो तैरने लगता है। क्यों? ऑयल की जो डेंसिटी है, ऑयल की डेंसिटी वो कम है एज कंपेयर टू वाटर की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी से। तो इतना चीज क्लियर हुआ क्या? जो चीज ज्यादा डेंस होगी वो नीचे की साइड बैठेगी, और जो चीज कम डेंस होगी वो ऊपर की साइड चली जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो डेंसिटी का अगर कंसेप्ट समझाओ तो क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।